हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग जो थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो है थर्ड चैप्टर का थियरी वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया था, न्यूमेरिकल्स बचा हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। जो हम लोग पूरा फार्मूलेज वगैरह पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो बात करते हैं, एक बंद पात्र है मतलब क्लोज्ड वेसल है में तापमान T1 आपका पहले करना क्या रहता है, जो जो डाटा दिया हुआ हो उसको पहले नोट करते हुए जाइए। गिवन दैट क्या क्या चीजें दी हुई हैं। देखिए, जो आपका कंटेनर है, जो बर्तन है, वो बंद है। जाहिर सी बात है, अगर किसी किसी मान लीजिए सिलेंडर के अंदर, किसी सिलेंडर के अंदर रिजिड बॉडी मतलब रिजिड सिलेंडर हो, इसके अंदर कोई भी गैस हो ना, अगर आप इसको गर्म करिए ठंडा करिए तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहीं पे भी अगर बंद पात्र की बात आए, यानी कि उसमें जब हम कोई प्रोसेस करेंगे ना, तो प्रोसेस जो होगा आइसोकोरिक होगा, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। इतना आपको प्रश्न देख करके समझना होगा। तो पहली चीज जो कह रही है, एक बंद पात्र, जहां पे भी बंद पात्र आए, बंद बर्तन की बात हो, वहां पे प्रोसेस कैसा हो जाएगा, वहां पे प्रोसेस जो है समझ लेना है कि कैसा होगा, आइसोकोरिक होगा। अगर और किसी प्रोसेस के बारे में जिक्र नहीं कर रहा हो तो गिवन दैट तापमान, जो बंद बर्तन है उसमें कोई गैस भरी होगी जिसका तापमान क्या है, T1 बराबर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या करेंगे, 20 प्लस 273 कर देंगे। इतना क्या हो जाएगा, 20 प्लस 273 इतना हो जाएगा केल्विन। इसमें जोड़ेंगे तो 293 केल्विन हो जाएगा। T1 का मान कितना हो गया, 293 केल्विन हो गया। और क्या कह रहा है कि P1 दाब जो 0.7 बार है, कितना है, 0.7 बार है। चलिए, P1 0.7 बार है। बार को चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां कन्वर्ट नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्ट नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में 10 पे कहते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब बात करें, क्योंकि जो P2 भी अगर बार में दिया रहेगा ना, तो दोनों सेम यूनिट रहेंगे, दिक्कत नहीं होगा। बस टेम्परेचर ध्यान रखेंगे, हमेशा केल्विन में रख करके सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो आपको फार्मूला है P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2, उसमें T जो है परम ताप लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, केल्विन वाला लेते हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे। और क्या कर रहा है कि T1 तापमान इतना और दाब इतना पर 2 किलोग्राम CO2 गैस भरी है। यम बराबर कितना है, यम बराबर है 2 kg है। 2 किलोग्राम कौन सी गैस भरी है, CO2 गैस भरी है। अब कह रहा है कि जब तक गैस P2 बराबर 1.4 बार का दाब प्राप्त नहीं करती है, मतलब जब तक गैस का दाब P2 बराबर 1.4 बार दाब नहीं हो जाता है, तब तक पात्र को उष्मा सप्लाई की जाती है, तब तक उसको हीट सप्लाई की जाती है। कह रहा कि ज्ञात करें, कुछ चीजें ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करनी है यहाँ पे लिखी गई हैं। ज्ञात करने में पहली चीज क्या है, पहली चीज है फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या ज्ञात करना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस। यहां पे पहले के लिए लिखेंगे चूंकि बंद पात्र में गैस भरी है, बंद पात्र में गैस भरी है, मतलब जो आपका गैस है वो क्लोज्ड कंटेनर में फिल है, इसलिए प्रोसेस कामा आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, मतलब समआयतनिक प्रक्रम होगा, समआयतनिक प्रक्रम होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2 से, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या मेन फार्मूला, P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2। तो V1 से V2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से हम लोग फार्मूला क्या लगेंगे, P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2। क्योंकि बंद पात्र में जो है गैस को उष्मा दिया जा रहा है, या ऐसे पूरा अगर सेंटेंस लिखे तो लिख सकते हैं, क्योंकि बंद पात्र में गैस को उष्मित किया जाता है, लिखा ना है, हीट सप्लाइड किया जाता है, उष्मा प्रदत्त की जाती है, तो लिख सकते हैं उष्मित किया जाता है, लिख सकते हैं उष्मित किया
जाता है, इसलिए प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। तो P1/T1 बराबर P2/T2 से यहां पे क्या निकालना, आपको निकालना T2, T2 बराबर P2T1/P1। तो P2 का मान 1.4 है, T1 का मान जो आपका है 293 है और P1 का मान 0.7 है। इससे ये काटेंगे 2 बार जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 गुणा करेंगे 2 3 6 और 2 9 18 के 8 81 2 दूनी 4 1 5 586 केल्विन होगा। ये क्या होगा, 586 केल्विन होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, अब इसमें से जो है 273 माइनस कर देंगे 506। कैलकुलेटर चलाने आप लोगों को आता होगा, मैकेनिक्स पढ़े होंगे। 586 माइनस 273 313 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 313 डिग्री सेल्सियस। तो T2 बराबर इतना या T2 बराबर 313 डिग्री सेल्सियस। तो आ गया आपका फाइनल टेम्परेचर, गैस का अंतिम तापमान। T2 का मान आपको आ गया, पहला T2 का मान आपको आ गया। अब दूसरे की अगर हम लोग बात करें, लिखा हुआ नीचे रह गया, क्वेश्चन के ऊपर चला गया। चलिए भाई, पहला आपको नोट कर लीजिएगा। पहला आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अपने बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, यहीं पे हम बारी बारी से मिटा करके सॉल्व कर दे रहे हैं सब। T1 आ गया है जो, या अलग पेज ले लें, अलग पेज ले सकते हैं, अलग पेज लें सबसे बढ़िया है। तो दूसरा किया गया कार्य, वर्क डन। देखिए दूसरा निकालना है, दूसरा निकालना है W1 से 2। W1 से 2 क्या हो जाएगा, PdV होगा। अब यहाँ पर dV का मान चूंकि 0 है, इसलिए W1 से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। W1 से 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आपका 313 डिग्री सेल्सियस होगा आंसर। दूसरा वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डीवी की वैल्यू 0 हो जाएगी क्लोज सिस्टम के लिए। ये सिस्टम कैसा क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन का दूसरा फार्मूला होता है, उसमें होता है -VdP होता है। ओपन सिस्टम के लिए जो वर्क डन का फार्मूला होता है वो -VdP होता है। चूंकि आपके सिलेबस में ओपन सिस्टम था नहीं, इसलिए जिक्र नहीं किया गया। अगर आगे आएगा तो आगे जिक्र होगा, आगे आएगा चौथे चैप्टर में। तो चौथे चैप्टर में ओपन सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन करके पूछ हुआ है, तो अगर आएगा वर्क डन की बात तो वहां पे जिक्र होगा। आगे बात करते हैं अवशोषित ऊष्मा। हीट, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ये डेल W था। अब तीसरा पूछ रहा है Q। तीसरा क्या पूछ रहा है, Q। तीसरा पूछ रहा है Q1 से 2। तीसरा क्या पूछ रहा है, Q1 से 2। तो Q1 से 2 क्या होता है, du, या कह सकते हैं du1 से 2 और प्लस W1 से 2 लिख सकते हैं, W1 से 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका हो गया 0। और ये क्या होगा 1 से 2, ये हो जाएगा mCv dt होता है। dt का मतलब क्या, T2 - T1। dt का मतलब क्या, T2 - T1। ये क्या हो गया, T2 - T1 हो गया, डेल Q का मतलब। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो m का मान 2 है, Cv का मान यहाँ पे दिया होगा, Cv का मान यहाँ पे प्रश्न में दिया होगा। Cv 0.66 किलो जूल पर kg लीजिए। Cv का मान दिया है 0.66 और T2 - T1। अब T2 का मान देखिए, T2 का मान आपका है, केल्विन वाला लेंगे 586 और ये 293। 586 - 293, 586 - 293। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी को सॉल्व कर लेंगे। पहले 586 - 293 कर लीजिए, 586 - 293 कर लीजिए, जो आए गुणे 2 कर लीजिए और फिर गुणे कितना कर लीजिए 0.66। आ गया 386.76। कितना आ गया 386.76। इतना क्या आ गया, इतना किलो जूल होगा।
क्या होगा, इतना किलो जूल होगा। क्यों? क्योंकि जो सीवी का मात्रक दिया हुआ किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, तो इतना क्या हो जाएगा, किलो जूल। आपका यही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 से 2, Q1 से 2। देखिए धीरे धीरे सारे फार्मूले का यूज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Q1 से 2 आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है, अगला पूछा है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ये तो यही हो जाएगा चौथा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। du1 से 2 कितना हो रहा है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा mCv, वही क्या dt का मतलब क्या, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे सीधे 386.76 किलो जूल, ये क्या हो गया, du प्रोसेस 1 से 2 के बीच में 386.76 किलो जूल। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपकी आई, जैसे आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ा। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे यही नहीं समझते प्रोसेस कैसा होगा, तो वही मात खा जाते। तो प्रोसेस कैसा होगा, क्लोज सिस्टम है, और किसी प्रोसेस के बारे में, क्योंकि सिलेंडर में बंद करके गैस को उष्मित किया जा रहा है, तो किसी और प्रोसेस के बारे में नहीं कहा कि जो उष्मित किया जा रहा है वो आइसोबैरिकली किया जा रहा है, कि आइसोथर्मल हीट दिया जा रहा है, या आपका आइसेंट्रोपिक रूप से, आइसेंट्रोपिक में तो हीट सप्लाइड 0 होता है। मतलब ऐसा नहीं कहा कि आइसोथर्मल दिया हो रहा है, कि आइसोबैरिक हो रहा है, कि आइसोकोरिक हो रहा है। तो अगर किसी प्रोसेस के बारे में जिक्र न हो और बर्तन आपका बंद हो, तो वहां पे उस केस में हम लोग क्या मान लेंगे, उस प्रोसेस को आइसोकोरिक मान करके हम लोग क्या करेंगे, उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं के मान क्रमशः 0.984 किलो जूल पर केजी केल्विन और 0.728 किलो जूल पर केजी केल्विन है। इतना है, कितना आपका है, पहले देख लीजिए, दो विशिष्ट ऊष्माओं के मान क्रमशः। अब ध्यान दीजिए, जो दोनों विशिष्ट ऊष्माएं लेते हैं उसमें Cp का मान बड़ा वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, Cp का मान बड़ा वाला लेते हैं, और Cv का मान हम लोग छोटा वाला लेते हैं। तो जो बड़ा वाला वैल्यू दिया रहेगा उसको हमेशा Cp लेंगे, छोटा वाला क्या लेंगे, Cv लेंगे, क्योंकि Cp माइनस Cv R होता है, और R हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। इस वजह से बड़े वाले को Cp मानेंगे और छोटे वाले को क्या मानेंगे, Cv मानेंगे। ठीक, ये पहले दे दिया, पहले ये चीज नोट कर लीजिए। गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट Cp दिया हुआ है आपका, और क्या दिया हुआ है, Cv दिया हुआ है। इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसका भी यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन। वैल्यू कितना दिया हुआ, वैल्यू देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। Cp का मान 0.9 समथिंग दिया हुआ था, 0.984। Cp का मान दिया हुआ है 0.984 दिया हुआ है, और Cv का मान क्या दिया हुआ है, Cv का मान दिया हुआ है, आगे पीछे चले गए, Cv का मान दिया हुआ है, आगे चले गए, और हाँ, Cv का मान दिया हुआ है 0.728। कितना दिया हुआ है, 0.728 दिया हुआ है, 0.728 दिया हुआ है, Cv का मान दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है, गैस के लिए विशिष्ट गैस स्थिरांक R और विशिष्ट ऊष्मा गामा के अनुपात को ज्ञात करें। विशिष्ट ऊष्मा गामा तो होता नहीं है, यहाँ पे जो है टाइपिंग में तो मिस्टेक नहीं है। हाँ, विशिष्ट ऊष्मा गामा ही लिखा हुआ प्रश्न में। गामा के अनुपात को ज्ञात करें। यदि इस एक गैस के तापमान को, यदि इस 1 किलोग्राम गैस के तापमान को, यहाँ पे गैस को तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक के स्थिर दाब पर उष्मित किया। यहाँ पे देखिए बोल दिया प्रोसेस कैसा स्थिर दाब है, वहां पे कुछ नहीं बोला था, इस नाते हम लोग आइसोकोरिक ले लिए थे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है स्थिर दाब है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे आर ज्ञात करना है आपका, और गामा ज्ञात करना है। दो विशिष्ट
हाँ, और विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को याद करिए। विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात तो ये होता है गामा। गामा, चलिए क्या और दिया है, 1 किलोग्राम के तापमान को 25 से 200 ले लिया जाता है। यम बराबर दिया हुआ है 1 kg। यम बराबर क्या दिया हुआ है 1 kg। 1 kg। T1 बराबर 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 प्लस 273, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 25 प्लस 273 हो जाएगा 298 केल्विन। अगला क्या T2 है जो 200 डिग्री सेल्सियस है, ये हो जाएगा 200 प्लस 273, ये हो जाएगा 473 केल्विन होगा। क्या होगा 473 केल्विन होगा आपका, 473 केल्विन होगा आपका। और क्या दिया हुआ है, स्थिर दाब पर उसमें किया जाता है तो जोड़ी गई हीट एडेड आदर्श की गैस के लिए किया गया कार्य प्रारंभिक ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा होगा, हाँ, या इनिशियल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा कह सकते हैं, का आकलन करें, साथ ही दाब और अंतिम आयतन की गणना करें। साथ ही दाब और अंतिम आयतन, चलिए दाब और अंतिम आयतन की गणना भी करना है। क्या क्या निकालना है, हीट सप्लाइड पहले निकालना है, आर निकालना है। निकालना क्या क्या है, आर निकालना है, आर निकालना है, गामा निकालना है, सीपी अपन सीबी निकालना है, और निकालना है वर्क डन निकालना है। Q1 से 2 निकालना है, W1 से 2 निकालना है। क्या क्या निकालना, Q हो गया, W हो गया, और क्या है, देखिए कह रहा कि हीट जोड़ी गई उष्मा, Q आदर्श किए गए कार्य आइडियल वर्क डन, DU निकालना है, और साथ ही दाब और अंतिम आयतन, दाब और अंतिम आयतन DU निकालना है, DU1 से 2 निकालना है, दाब निकालना है, दाब चूंकि स्थिर दाब प्रक्रम में तो P एक ही होगा, P1 P2 नहीं होगा, और क्या निकालना है V2 निकालना है। इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, अंतिम आयतन की गणना करें। और प्रारंभिक आयतन कितना दिया हुआ, प्रारंभिक आयतन दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब है। यदि प्रारंभिक आयतन 2 मीटर क्यूब है तो यहाँ पे यहीं पे लिख दीजिए V1 जो है 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो अब प्रश्न आसान हो गया, अब प्रश्न बहुत आसान हो गया, क्या क्या चीजें निकाली हुई हैं सब आ गया। सबसे पहले CP और CV दिया हुआ है, तो CP माइनस CV बराबर R होता है। तो सलूशन की अगर हम लोग बात करें तो R बराबर क्या होता है, CP माइनस CV, CP माइनस CV। तो CP का मान क्या है 0.984 माइनस 0.728, इसको माइनस कर लीजिए तो R बराबर आ जाएगा 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 2 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और 0.256 0.256। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया R का वैल्यू हो गया, R का वैल्यू 0.256। ये क्या हो जाएगा, जो CP और CV का यूनिट होगा यही ये भी होगा, किलो जूल पर केजी केल्विन हो गया। ये किसका मान हो गया, ये आपका R का मान हो गया। और क्या दिया हुआ है, गैस के लिए विशिष्ट गैस स्थिरांक R और विशिष्ट गामा, अब R और गामा निकालना है। चलिए गामा आपका क्या होता है, गामा आपका होता है CP अपन CV होता है। गामा की अगर हम लोग बात करें तो गामा क्या होता है CP बाई CV होता है। तो CP का मान 0.984 और CV का मान 0.728, 0.984 भागा 0.728, 1.35, गामा बराबर 1.35, 1.35 इतना क्या हो गया, R बराबर ये हो गया आंसर, और गामा बराबर आपका ये आंसर हो गया, 1.35 हो गया आंसर। फिर उसके बाद गामा के बाद Q निकालना है, Q1 से 2 आपका निकालना है। Q1 से 2 की अगर हम लोग बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए Q का मान क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए।
आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए Q का मान क्या होता है? Q जो आपका आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए होता है वो होता है mCp/dt। क्या होता है? mCp/dt। तो Q1 से 2 जो होगा आपका mCp/dt का मतलब क्या? T2 - T1। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू आपकी हो गई एक, Cp का मान हो गया 0.984 और T2 - T1, T2 का मान आपका है 473 और ये हो गया -298। 298 दो करेंगे 300 हो जाएगा, 3 1 473 ये है। 473 - 298, 173 तो 175 हो जाएगा। 1 गुणे 0.984 गुणे ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 300, 175 हो जाएगा, 175 कीजिएगा 172.2, कितना आ जाएगा? 172.2 किलो जूल। 172.2 ये किस में आएगा? किलो जूल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सीपी वगैरह किलो जूल पर केजी केल्विन में दिया, इस नाते जो आंसर आएगा आपका किलो जूल में आएगा। ये आपका Q का मान हो गया। 1 से 2 के दौरान कितना हीट आपका सप्लाई हुआ? Q बराबर mCp/dt से आपका ये वैल्यू आ गया। अब फार्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, फार्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर इसके लिए पीवी डायग्राम बनाना चाहें तो कुछ ऐसे होगा, ऐसे रहा होगा, ये इस पे P जाएगा, इस पे V जाएगा, प्रोसेस 1 से 2 ऐसे हो रहा है। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे प्रोसेस हो रहा है, 1 से 2 आपका हो रहा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे तो प्रेशर क्या रहेगा? यहाँ पे तो प्रेशर P रहेगा और यहाँ पे आयतन क्या रहेगा? V1 होगा और यहाँ पे आयतन क्या होगा? यहाँ पे आयतन V2 होगा। यहाँ पे प्रेशर P होगा, यहाँ पे आयतन V1 होगा और वहां पे आयतन क्या होगा? V2 होगा। तो Q1 से 2 बराबर क्या हो गया? 172.2 किलो जूल हो गया। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर हो गया। हाँ, Q का मान आ गया। अब W निकालना है। अब क्या निकालना है? W निकालना है। अब W की अगर हम लोग बात करें तो पहले वैसे Q बराबर अगर हम लोग W और DU निकाल लें, पहले W और DU निकाल लें तब भी हम सीधे Q निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या होता है? DU + डेल W होता है। अगर आपको मान लीजिए फार्मूला वगैरह भूल रहे हैं तो पहले DU निकाल लीजिए, डेल W निकाल लीजिए, फिर Q निकाल लीजिए, तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बेसिक फार्मूला तो जानते हैं, क्या? डेल Q बराबर DU + डेल W आपने पढ़ा ही है। क्योंकि पहले ही Q पूछा था इसमें, पहले फार्मूला हमको पता तो निकाल लिए। फार्मूला नहीं पता होता, मान लीजिए भूल गए होते, DU का फार्मूला सबको पता होगा, डेल W का भी फार्मूला आसान है, डेल Q वाले में थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता है। हाँ, यहाँ पे एक पेज और ऐड कर लें, चलिए एक और निकल जाएगा। W1 से 2 की अगर हम लोग बात करें तो W1 से 2 क्या होगा? तो W1 से 2 की अगर हम लोग बात करें क्या होगा? P V2 - V1। अच्छा, V1 अभी आपका नहीं निकला है, अभी आपका जो है V1 नहीं निकला है। V1 का मान क्या होगा? लेकिन PV बराबर MRT होता है तो उससे आपको W बराबर क्या होता है? P V2 - V1 लिख सकते हैं, PdV। और PV बराबर क्या होता है? MRT होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या MRT होता है। तो यहाँ से W1 से 2 लिख सकते हैं। अगले पेज पे ले चलिए, यहाँ पे बहुत वो हो जा रहा है, अगले पेज पे ले चलते हैं। W1 से 2 बराबर W1 से 2 बराबर क्या होगा? P V2 - V1 बराबर P MR T2 - T1, MR T2 - T1। तो P, हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पीवी बराबर, यहाँ P हमने गलत लिख दिया, पीवी बराबर होता ना MRT होता, तो यहाँ पे पीवी है, यहाँ हो जाएगा MR T2 - T1। अब सही है, गड़बड़ हो जा रहा था। M का मान कितना दिया हुआ? M का मान दिया हुआ है 1 kg दिया हुआ है। M का मान कितना दिया हुआ है? 1 kg दिया हुआ है।
आर का मान देख लेते हैं। आर का मान है 0.728, आर का मान है 0.728 है। और T2 आपका था 200 प्लस 273, 473 था, 473 माइनस 298, 175 हो रहा था ये। तो 0.7, तो कैलकुलेटर से सीधे सॉल्व कर लेंगे। 175 गुणे 175 गुणे 175 गुणे 0.728 175 गुणे 0.728 127.4 आ गया, 127.4 आ गया, इतना किलो जूल आएगा। W1 से 2 ये आ गया आपका 127.4 किलो जूल आ गया। अब बात करते हैं, पूछा है DU पूछा है। अब क्या पूछा है, अब या तो आप निकाल सकते हैं, चूंकि आपका V2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, चूंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो अब यहां से निकाल सकते हैं V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2 से V2 बराबर क्या हो जाएगा, V1 T2 अपान T1। तो यहां से V1 का मान कुछ दिया हुआ था, V1 का मान आपका दिया हुआ था, देख लेते हैं। V1 का मान आपका दिया हुआ 2 मीटर क्यूब है। कितना है, 2 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया 473 और बटे हो जाएगा 298। तो 2 गुणे 473 करेंगे पहले, 2 गुणे 473 कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए, जितना आए उसमें 298 से भाग दे दीजिए, भागा 298। ये आ गया 3.17। कितना आ गया, 3.174, तो 3.17 ले रहे हैं। तीन 3.17 मीटर क्यूब। व्यू और क्या निकालना है, और निकालना आपका DU निकालना है। और क्या निकालना है, DU बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, आपका R निकल गया, गामा Q निकल गया, W निकल गया, P निकल गया है, P नहीं निकला अभी, V निकल गया, V2 निकल गया, P और DU निकालना है, P और DU निकालना है। अब DU की अगर हम लोग बात करें, DU 1 से 2 क्या होगा, MCV dt, यानी कि T2 माइनस T1। तो M का मान 1, CV का मान 0.728 है, या नहीं, R का मान 0.728 है क्या, अरे R का मान 0.256 है। यहाँ पे R का मान गड़बड़ हो गया, MR 0. यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 0.256 है, 0. पेज बदलने में गड़बड़ा जा रहा है। 0. R का मान क्या है, 0.256 है, ये वैल्यू भी गड़बड़ा गई है, 0.256। 175 गुणे 0.256, 44.8 आएगा। ये कितना आएगा, 44.8 आपका आएगा। आठ किलो जूल आएगा ये, 0.256, 0.256। डी बराबर MCV/dt, सी का मान क्या है, CV का मान है 0.728, 0.728 और T2 का मान 473 माइनस 298, 175 यहाँ से आ जाएगा। 175 गुणे 0.728, यानी जो वो आया था 75 गुणे 0.728, 127.4 ये आएगा आपका किलो जूल। क्या, DU 1 से 2, DU 1 से 2 अभी आपका आ गया, DU 1 से 2 क्या आ गया, 127.4 आ गया।
27.4 आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है P का मान निकालना है। देखिए क्या निकालना है, P का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि PV बराबर होता है MRT, PV बराबर MRT होता है। तो अब अगर यहाँ से लिखी, चूंकि P कांस्टेंट आपका है तो PV1 बराबर लिख सकते हैं MRT1 या PV2 बराबर MRT2, चाहे जिस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं PV1 बराबर MRT1 से, यहां से P बराबर क्या हो जाएगा MRT1 बटे V1। तो यहां से क्या हो जाएगा, M का मान 1 है, R का मान 0.256 है और T1 का मान है 298 है और बटे V1 का मान था 2 था। V1 का मान कितना लिया गया है, 2 है। अब भाग दीजिए 298 गुणे 0.256 बराबर जो है उसमें भाग दे दीजिए, भागा 2 तो आ गया 38.14, 38.14। अगर बार में अगर हम लोग लिखना, अगर हम पूरा वैल्यू लिखें P बराबर, तो आया है 38.144। ये क्या आएगा, ये किलो न्यूटन में आएगा, क्योंकि सब किलो जूल वगैरह में चल रहा है ना। तो ये आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किस में आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा ये। अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखें इसको, तो हो जाएगा या P बराबर 38,144, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और एक बार में 10 पे घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसी को बार में बाय द वे एग्जाम में पूछ ले तो ये हो जाएगा 0.38144 बार। हम पूरे में लिख दे रहे हैं तो ये आंसर दे सकते हैं। आप एग्जाम में आएगा तो यहीं पे आंसर दे करके छोड़ दीजिएगा, यहीं पे 38.144, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि और क्वेश्चन में बार में दिया था, इसलिए बार में निकालना आपको सिखा दिया हूँ कि 10 पे घाते 5 से भाग देंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10 पे घाते 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। एक बार बराबर होता है 10 पे घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु की एक मात्रा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की एक मात्रा जिसका आयतन 5 बार दाब और 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, कह रहा कि वायु की एक मात्रा जिसका आयतन 5 बार, क्या क्या दिया हुआ है नोट करते चलिए। गिवन दैट, क्या दिया है, दिया है P1 बराबर 5 बार दिया हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर T1 बराबर दिया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस बराबर 80 + 273 बराबर, ये 3 हो गया, 8 7 15 के 5 81 2 1 3, 353 केल्विन हो जाएगा। तापमान पर इतना मीटर क्यूब है, आयतन दिया हुआ है। V1 दिया है 0.8 मीटर क्यूब आयतन है। इसे स्थिर तापमान पर सिलेंडर में, स्थिर तापमान पर, यानी कि T2 बराबर भी क्या हो जाएगा 353 केल्विन ही होगा, क्योंकि स्थिर तापमान पर है। स्थिर तापमान पर सिलेंडर में एक बार के दाब में प्रसारित किया जाता है। P2 बराबर जो हो जा रहा है 1 बार हो जा रहा है, मतलब प्रेशर कम किया जा रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। प्रेशर कम किया जाएगा तो क्या होगा, प्रसारित होगा, एक्सपेंड होगा। प्रसारण के दौरान वायु द्वारा किए गए कार्य की मात्रा निर्धारित करिए कि प्रसारण के दौरान कितना कार्य हो रहा है। W1 से 2 आपको ज्ञात करना है। प्रसारण के दौरान कार्य कितना हो रहा है, यानी कि डेल W की वैल्यू आपको निकालनी है। डेल W की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले डेल W में अगर करेंगे तो हमको आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो हमको यहाँ पे V2 नहीं दिया, वो पहले V2 निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए P1 V1 बराबर P2 V2 सीधे हो जाएगा। P1 V1 बराबर P2 V2 से, क्योंकि T1 बराबर T2 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो लिखिए P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2 और वहां पे T1 T2 काट दीजिए। तो ऐसा करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2 बराबर P1 V1 अपान P2। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू बार में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बार ऊपर बार नीचे कट जाएगा। V1 का मान है 0.81, 0.8 नहीं,
V1 जो है 0.8 नहीं 0.4 है। ये कितना है? 0.4 है, 0.4 है, 0.4 बटे P2 का मान जो है 1 है, तो 5 चौक के बीच 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मीटर क्यूब आ गया आपका क्या? V2 आ गया। आपका क्या आ गया? V2 आ गया। अब W1 से 2 अगर निकालना हो, W1 से 2 आपको निकालना हो तो फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? P1 V1, कई सारे फार्मूले हैं, तो इस पे एक फार्मूला ये ही है, भी है P1 V1 और LN V2 बटे V1, LN V2 बटे V1। यहाँ पे V2 पूछा है प्रश्न में, V2 नहीं पूछा। देखिए फॉर्मूला हमने ये भी बताया है, देखिए जैसे P1 V1 बराबर P2 V2 होता है, इसके 6 फार्मूले लिखवाए गए हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें V2 बटे V1 बराबर P1 बटे P2, तो यहाँ पे P1 V1 LN P1 बटे P2 भी यूज कर सकते हैं, P1 बटे P2 भी यूज कर सकते हैं। P1 P2 दिया हुआ है तब भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी फार्मूले, इस फार्मूले में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तब भी आपका आ जाएगा P1 V1 LN P1 बटे P2, ये फार्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा। या P2 V2 LN, यहाँ P1 V1 की P2 V2 कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? P2 V2 कर सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 फार्मूले इसको लगाए गए हैं। और PV बराबर MRT भी लगाया गया है, P1 V1 बराबर MRT1 LN V2 अपन V1, तो MRT1 है। R वगैरह नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फार्मूला लगा के निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। P1 का मान आपका कितना है? P1 का मान आपका है 5, V1 का मान है 0.4 है, 0.4 है। और LN नेचुरल लॉग है, कैलकुलेटर में LN लिखा रहता है। LN हमने बताया था जो लॉग बेसी होता है, जो लॉग बेसी होता है वही LN होता है, वही क्या होता है? LN होता है। अगर इस प्रश्न को लगाते समय, फार्मूले को लगाते समय आपने कैलकुलेटर में लॉग वाला बटन दबा दिया ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैलकुलेटर चलाते समय यहाँ पे एक LN है, यहाँ पे एक IN करके लिखा होता है, ये IN नहीं होता, ये LN होता है। ये क्या होता है? LN होता है। ये क्या होता है? LN होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक यहाँ पे कैलकुलेटर में किनारे पे यहाँ पे x क्यूब के नीचे LN दिया रहता है। कैसियो का कैलकुलेटर है, 100 ms वाला है, ये 100 ms वाला, 2 ms में भी यही सही रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या रहता है? जो IN करके लिखा रहता है ये LN होता है, नेचुरल लॉग होता है, लॉग बेस ई होता है। नहीं तो अगर लॉग वाला आपने बटन दबाया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, वो लॉग बेस 10 पे आंसर निकाल देगा। ध्यान रखिएगा ये चीज। LN V2 का मान कितना है? V2 का मान आपका है 2 है, और V1 का मान कितना है? V1 का मान है 0.4। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा, या इससे आसानी से आ जाता, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको ये V2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, V2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि P1 आपको पहले पता था 5 है। हम समझे हमको V2 निकालना, ध्यान नहीं दीजिए। V1 का मान कितना है? V1 का मान है 0.4 है, और LN हो जाएगा P1 अपान P2। P1 का मान कितना दिया हुआ है? P1 का मान देखिए दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, P1 का मान 5 दिया हुआ है, और P2 का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ऐसे भी अगर इसको करें तो कितना होगा? ये 20/4 होगा, 20/4, 20 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 आएगा, 5 यहाँ पे भी आया है। तो आप चाहे ये फार्मूला अगर लगाएंगे, ये फार्मूला ये आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ये आपको करना ही नहीं है, सीधे आप फार्मूला लगाइए। क्या? W1 से 2 बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा? P1 V1 LN P1 अपान P2, P1 V1 LN अपान P2, यही डायरेक्ट लगा के निकाल देंगे, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फार्मूला पता रहेगा तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो फार्मूला कैसे पता रहेगा? जब उसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे। एक चार्ट बना लीजिए, सबके लिए वर्क डन क्या होगा, सबके लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, सभी के लिए क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगा, सभी के लिए DU क्या होगा, सभी के लिए आपका DH क्या होगा। एक चार्ट बना लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वायु की। अगला क्वेश्चन, वायु की 0.1 मीटर क्यूब की मात्रा को V1 बराबर 0.1 मीटर क्यूब
की मात्रा को 1.5 बार दाब पर, P1 बराबर 1.5 बार दाब पर 0.5 मीटर क्यूब तक, V2 बराबर 0.5 मीटर क्यूब तक समतापी आइसोथर्मली रूप से प्रसारित किया था। T बराबर कांस्टेंट हो गया है, आइसोथर्मली बोल रहा है। प्रक्रम के दौरान गैस की अंतिम दाब की गणना कीजिए। P2 निकालना है, बहुत आसान सवाल है। ये कांस्टेंट है, T क्या है, T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, P2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सीधे करेंगे, क्या हो जाएगा, T कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर P2 V2 से क्या हो जाएगा, सीधे आपको P2 निकालना है। P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 अपान V2। इसको तो लगा लेंगे, इसमें कुछ है ये नहीं है, इसमें तो कुछ है ये नहीं है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे। एक बंद पात्र में 150 किलो पास्कल, एक बंद पात्र में 150 किलो पास्कल। अच्छा, इसमें और कुछ पूछा है क्या, प्रक्रम के दौरान गैस के अंतिम दाब की गणना कीजिए। प्रक्रम के दौरान गैस के अंतिम दाब की गणना कीजिए, दाब निकालना रहेगा तो यही। ये प्रश्न ने एक चीज और इसमें पूछना चाहिए था, इसमें छोड़ दिया है कि जो है क्यों पूछना चाहिए था इसमें, क्यू 1 से 2 क्या होगा। तो ये प्रश्न थोड़ा और बड़ा होता या और चीज भी पूछ लिया होता। अगर क्यू पूछ लिया होता तो हम लोग क्यू का फार्मूला लगाते। किसके लिए, कौन सा प्रोसेस आपका है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो पीछे वाला फार्मूला था, पीछे वाला भी क्या था आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस ही था। यहाँ पे भी T1 बराबर क्या था, T2 था। तो यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला लगा करके, अगर इसमें अगर आपका Q1 से 2 पूछे तो इसमें भी वही फार्मूला लगा करके, क्या P1 V1, T1 का मान दिया, V1 का मान दिया है, ln P1 अपान P2, ln P1 अपान P2। तब यहाँ से हम लोग जो है P2 निकालने की जरूरत पड़ती, तब यहाँ से P2, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया था। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में ये भी आ सकता है, सेमेस्टर एग्जाम में इतना आसान भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो P1 ये पूछना चाहिए था, इसको ये पूछना चाहिए था इसको। V2 V1 भी दिया हुआ है, इसको P2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, P2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पूछा रहे। Q1 से 2 बराबर P1 V1 ln V2 अपान V1। तो इसमें P2 निकालना ही नहीं है, P2 निकालना ही नहीं पड़ेगा ना, P2 निकाल ले आपका आंसर आ जाएगा। इस फार्मूले से लगा लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो फार्मूला अगर एक याद रहेगा, 6 फार्मूले हमने बताए थे, क्या Q1 से 2 बराबर P1 V1 ln V2 अपान V1, ऐसे ही P2 V2 ln V2 अपान V1, ऐसे ही P1 V1 ln P1 अपान P2, ऐसे ही P2 V2 ln P1 अपान P2। और दो फार्मूले क्या थे, दो फार्मूले और क्या थे, दो फार्मूले एक थे, एक MR T1 ln V2 अपान V1, और क्या था MR T2 ln P1 अपान P2। तो 6 फार्मूले इसके लिखवाए गए थे, 6 फार्मूले लिखवाए गए थे। आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान में आएगा। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। दिया एक बंद पात्र में 150 किलो पास्कल और 20 P1 बराबर दिया हुआ है 150 किलो पास्कल, कोई दिक्कत नहीं, किलो पास्कल में दोनों रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और T1 बराबर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस बराबर 20 प्लस 273 बराबर 293 केल्विन। 20 डिग्री सेल्सियस की एक गैस 1000 किलो पास्कल पर संपीड़ित होती है। T2 बराबर 1000 किलो पास्कल, तब इसका तापमान 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। T2 बराबर 180 डिग्री सेल्सियस बराबर 180 प्लस 273, 3 8 7 15 के 5 एक हासिल, 2 1 3 1 4, 453 केल्विन। 180 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान इतना हो जाता है। यदि संपीड़न PV पे कहते हैं N बराबर C नियम का अनुसरण करता है तो N का मान ज्ञात करें। यदि संपीड़न PV पे कहते हैं N नियम का अनुसरण करता है तो N का मान ज्ञात करिए। तो N का मान निकालना है, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहा है। किसकी बात, प्रोसेस की बात कर रहा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात कर रहा है। तो हमने फार्मूला लिखवाया है N का, हमने कल फार्मूला भी लिखवाया था, N का फार्मूला हमने लिखवाया था।
देखिए मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, हमने हमने बताया था कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2 दोनों तरफ में हाँ PV पे घाते n, PV पे घाते n, P1 V1 पे घाते n बराबर P2 V2 पे घाते n। दोनों तरफ हमने लाग लिया था, लाग लेने पे क्या था, ln P1 प्लस n V1 बराबर ln P2 प्लस n ln V2 ये आया था। तो इसको हमने एक साथ ले लिया n ln V1 माइनस V2, तो ये जाएगा V1 बटे V2 बराबर ये ln P2 माइनस P1, तो हो जाएगा ln P2 बटे P1। तो यहाँ से आया था n बराबर ln P2 बटे P1 और यहाँ पे बटे ln V1 बटे V2, ये फार्मूला आया था। हमने इस फार्मूले का डेरिवेशन करवाया था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, P दिया हुआ, T1 P2 T2 दिया हुआ है और यहाँ पे V1 V2 नहीं दिया हुआ है। अब चाहे तो V1 V2 का मान निकालिए, चाहे तो V1 V2 का मान निकालिए, नहीं तो एक फार्मूला और पढ़े थे, T और P में संबंध पढ़े थे। T और P में संबंध पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक फार्मूला पढ़े थे रिलेशन बिटवीन T एंड P। तो फार्मूला क्या आया था, T2 बटे T1 आया था, T2 बटे T1 आया था बराबर P2 बटे P1, P2 बटे P1 पे घाते n माइनस वन बटे n। ये फार्मूला आपका आया था, ये फार्मूला आपका आया था। हमने गामा वाला डेरिवेशन करवाया था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक वाला डेरिवेशन करवाया था। इस फार्मूले को हमने डायरेक्ट लिख दिया था, इस फार्मूले को हमने डायरेक्ट लिख दिया था। अगर ये वैल्यू दिया होता P1 P2 और V1 V2 दिया रहता तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते n बराबर ln P2 बटे P1 बटे ln V1 बटे V2। हमने इसको डेरिवेशन करके बता दिया, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे V1 V2 दिया नहीं है प्रश्न में, तो हम लोग T और P वाला रिलेशन लगाएंगे, T और P वाला रिलेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, T2 बटे T1 यानी कि 453 बटे 293 बराबर P2 बटे P1। अब P2 का मान कितना है 1000 और बटे 150 पे घाते क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटे n। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना। अब सॉल्व करने बहुत लोग इसी को फिर आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, बहुत लोग इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब करना क्या है, अब 453 में 453 भागा क्या करना, 293 करना है, तो आ जाएगा 1.546 यानी 1.546 आ जा रहा है। 546 1.55 लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट लिख लीजिए ज्यादा सही रहेगा बराबर। अब इसमें भाग दीजिए 100 में 15 से, या 1000 भागा 150, ये आ गया 6.67। कितना आ गया 6.67, 6.67 पे घाते n माइनस 1 बटे n। देखिए जो n इस पे घात रहा होगा ना, अब चाहे तो इसका लाग ले लीजिए, लाग ले लेंगे तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लाग लेने पे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वैसे लंबा जाएगा। अगर दोनों तरफ लाग लीजिए तो क्या हो जाएगा, ln 1.546 हो जाएगा। 10 वाला भी लाग ले सकते हैं, जो दोनों तरफ लाग लेने लगे 10 वाला भी लाग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं कोई है, यहाँ आप लाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10 वाला भी लाग ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 10 वाला रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे नेचुरल लाग लीजिए चाहे वो वाला लाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 बटे n, और क्या हो जाएगा ln 6.67। कैलकुलेटर में, अब कैलकुलेटर में इसका मान और इसका मान तुरंत आ जाएगा। कैलकुलेटर में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका या तो ऐसे कर सकते हैं n माइनस 1 बटे n बराबर ये हो जाएगा ln 1.546 और बटे ln 6.67, ये कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे ln 1.546 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.4357 कह सकते हैं, 0.4357, और ln इसकी वैल्यू निकालेंगे 6.67 की, तो यह जा रहा है 1.8976। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब कह सकते हैं
n-1 बराबर, इसको भाग देके देख लीजिए, 0.4357 भागा 0.8976, 0.485 n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 0.485 n बराबर ही उधर जाके 1 हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, 1 माइनस 0.485 तो जाएगा 0.515 n बराबर 1। एक बगा 0.515, n बराबर 1.94, n बराबर कितना जा रहा है, 1.94 आ जा रहा है। अच्छा, ये वाला एक बार फिर से हम भाग चेक कर लें, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये n 6.67, ये 8 पॉइंट आया है, ये वाला जो आया है 1 पॉइंट आया 8976, ये आ जाएगा 0.4357 भागा 1.8976, 0.2296, 0.2296 n होगा ये। अब यहाँ पे जो हो जाएगा 2296 बराबर 1 होगा, ये n हो जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस 0.2296 माइनस में 0.7704, 0.7704 n बराबर 1। तो n बराबर 1 भागा 1 में भाग देंगे, 1 भागा 0.77, 1 भागा 0.7704, 1.298 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.298, 1.298 इतना आंसर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे यहीं से देख करके डर जाएंगे, ये फार्मूला मान लीजिए याद भी रहेगा तो यहीं से देख करके डर जाएंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 240 डिग्री सेल्सियस पर T1 का मान है 240 डिग्री सेल्सियस, 240 में 273 जोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 4 11 की 81, 2 2 4 1 5 513 केल्विन। m बराबर 1 kg, 1 kg गैस रुद्धोष्पित रूप से प्रसारित होती है जिससे इसका आयतन 2 गुना हो जाता है। यानी कि V1 बराबर अगर V है तो V2 बराबर हो जा रहा है 2V हो जा रहा है, ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। और तापमान 115 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, T1 बराबर 115 डिग्री सेल्सियस, तो 115 प्लस 273, 5 3 8 7 1 8 और 2 1 3 388 केल्विन हो जा रहा है। T2 का मान कितना हो जा रहा है, 388 केल्विन हो जा रहा है, तापमान इतना तक गिर जाता है। फिर कह रहा कि प्रसारण के दौरान किया गया कार्य W1/2 जो है 90 किलो जूल है। और 2 विशिष्ट ऊष्माओं की गणना कीजिए, Cp और Cv निकालना आपको, Cp निकालना है और आपको Cv निकालना है, आपको ये निकालना है आपको। अब W बराबर फार्मूला इसके लिए रुद्धोष्म रूप से प्रसारित होता है, यानी कि प्रोसेस कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। कैसा प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है मेन Cp और Cv निकालना है। तो अगर हम लोग बात करें इसके लिए W का मान दिया हुआ, W बराबर फार्मूला क्या होता है, W का फार्मूला होता है
एम सी वी डी टी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम सी वी डी टी, क्योंकि देखिए हाँ एम सी वी डी टी होता है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए तभी लगा पाएंगे। एम सी वी डी टी होता है, डब्ल्यू का मान दिया हुआ 90, कितना दिया हुआ 90, और यम का मान 1 kg, यम का मान 1 kg गुड़े सी बी नहीं दिया है, सी बी नहीं दिया है। और डी टी का मतलब क्या, यहाँ पे ले सकते हैं W1 से 2 बराबर इतना T2 माइनस T1 से, ये फार्मूला आपका हो गया, सी बी हो गया T2 माइनस T1, ये T2 आपका ये है, T2 आपका क्या है, ये है। रुक जाइए 1 मिनट। 240 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक निगम, जिससे इसका आयतन दोगुना जाता है और तापमान 115 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तापमान 115 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दो विशेष ऊष्माओं की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लेकर के चलना है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है T1 माइनस T2 कर लीजिए। T1 का मान 513 और माइनस 388, 513 में से 8 गया 5, फिर 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, तो सी बी बराबर 90/125। सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 90/125। तो 90 में 125 से भाग दीजिए, 90 भागा 125 क्या आ जाएगा, 0.72। सी बी का मान आ गया 0.72, इतना किलो जूल पर केजी केल्विन, इतना आ जाएगा किलो जूल पर केजी केल्विन, इतना आ गया, सी बी का मान आ गया। ये अभी आपका सी बी आया है। ये हमने T1 माइनस T2 क्यों यहाँ पे किया है, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से यहाँ से मतलब है, यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको मतलब है, यहाँ पे हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब, तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए था कितना होगा, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू होगा नहीं, सी बी का मान पॉजिटिव में होगा, इस नाते यहाँ पे हमने T1 माइनस T2 किया हुआ है। अब आप लोग जानते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए टी और वी में संबंध पता रहेगा तभी आगे का काम कर पाएंगे। टीवी में संबंध T1 अपान T2 बराबर V2 अपान V1, और क्या होता है, और होता है गामा माइनस 1, इस पे क्या होता है, गामा माइनस 1। अब यहां से किसका मान निकालेंगे, T1 अपान T2, T1 का मान 513 बटे T2 का मान 388, और यहाँ पे V2 का मान 2V बराबर करके है बटे V पे घाते गामा माइनस 1, ये V से भी कट जाएगा, बचेगा 2 पे घाते गामा माइनस 1 बराबर 513 बटे 388, तो 513 भागा 388, इसको करेंगे ना तो 1.32 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.32 आ जाएगा। इसको करेंगे जब 1.32 बराबर 2 पे घाते गामा माइनस 1, 2 पे घाते गामा माइनस 1। अब ये कैसे लगेगा, बिना लाग लगे नहीं लग पाएगा, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, लाग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln 1.32 बराबर गामा माइनस 1 ln 2। अब इसको पूरा मान निकालना पड़ेगा, ln 1.32 का मान क्या होगा, in जो दिखाएगा कैलकुलेटर में वही ln है 1.32, 0.2776, 0.278 कर सकते हैं, 0.278 बराबर ln 2 का मान 0.693, 0.693, और ये क्या हो जाएगा, इसमें गामा माइनस 1 कर देंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे जब, इसको हम यहाँ इसको देख रहे हैं, देखिएगा इसको 0.278 बराबर 0.693 इंटू गामा 0.693
इंटू गामा, और माइनस हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा 0.693, 0.693। अब ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.278, और ये इधर जाके प्लस होगा, प्लस 0.693। जो आएगा इसमें भी भाग दे देंगे, किसे, 0.693 से, 0.693 से। एक मिनट, 0.278 प्लस 0.693, जो आएगा इसमें भाग दे देंगे 0.693 से। हाँ, तो ये आ जा रहा है गामा बराबर 0.693 ही आ रहा है, गामा बराबर 0.693 ही आ रहा है यहाँ से। गड़बड़ आ रहा है कुछ, 0 पॉइंट, अच्छा ये यहाँ ब्रैकेट में है, इसको अगर उधर पलटिए, ऐसे कर लगा लीजिए आप, ऐसे लगाइए, ये उधर जाके भाग दे दीजिए, 0.278 भागा 0.693, 0.693 बराबर 0.4 कर सकते हैं। गामा -1 बराबर 0.4 कर सकते हैं, तो यहाँ से गामा बराबर हो जाएगा 1.4। गामा कितना आ गया, 1.4। इसी को क्या किया गया है, इसी को ऐसे किया गया है, गामा -1 बराबर 0.278 और बटे 0.693 करने पे आ गया कितना, 0.4 आ गया। तो गामा -1 बराबर 0.4, तो गामा बराबर क्या आ गया, गामा बराबर आ गया 1.4। अब गामा का मान आपका आ गया है, किसका मान आ गया, गामा का मान आ गया, और सीवी का मान पहले आ गया है। तो गामा बराबर क्या होता है, सीपी अपान सीवी। अब गामा बराबर सीपी अपान सीवी से, यहाँ से सीपी बराबर क्या हो जाएगा, गामा इंटू सीवी। अब गामा का मान 1.4 है, सीवी का मान 0.72 है, इसी का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1.4 में 0.72 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल बटे केजी केल्विन आपका क्या होगा, मात्रक होगा। तो यहाँ से सीपी का मान आपका निकल करके आ जाएगा। फार्मूले इसी से आप रिवाइज करेंगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे, न्यूमेरिकल लगाने में फार्मूले याद होते हैं। अगला ये नीचे टाइप हो गया है क्वेश्चन। चलिए अगला है, एक 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 किलोग्राम आदर्श गैस को गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, एम बराबर 1 kg दिया हुआ है, गैस को 18.3 डिग्री सेल्सियस तक, T1 बराबर 18.3 डिग्री सेल्सियस बराबर एम बराबर 1 kg, T1 बराबर 18.3 डिग्री सेल्सियस बराबर 18.3 प्लस 273, 273 18 291.3 3 केल्विन। उसमें किया था आर का मान दिया 0.287, ये वायु के लिए होता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, और गैस के लिए गामा 1.4, गामा एयर के लिए होता है 1.4, वैल्यू याद रहे। तो ज्ञात करें, ज्ञात क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा सीपी और सीवी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी निकालना है, सीवी निकालना है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du1 से 2 निकालना है, और क्या निकालना है, एंथैल्पी में परिवर्तन dh1 से 2 निकालना है। ये चीजें निकालनी है आपको। देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना, अगर आपने वो लिख लिया तो आधा प्रश्न आपका वही से आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की वैल्यू दी हुई है, गामा की वैल्यू दी हुई है,
तो आर और गामा दिया हुआ हो तो सीपी और सीवी निकाल सकते हैं। देखिए सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, यहीं पे कर देते हैं, सोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो आर बराबर क्या होता है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर होता है। क्या होता है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर, या सीपी और सीवी की वैल्यू दिया नहीं है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर का मान क्या है 0.287, 0.287, या यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सीपी बराबर सीवी प्लस 0.287, ये लिख सकते हैं। अभी इसका यूज कर लेंगे हम लोग। और गामा बराबर क्या होता है, सीपी बाई सीवी होता है, ये 1.4 हो गया। और सीपी का मान क्या है, सीपी का मान सीपी का मान है सीवी प्लस 0.287 और बटे सीवी। अब यहाँ से सीवी सीवी हो जाएगा 1.4 सीवी बराबर सीवी प्लस 0.287। तो यहाँ से इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा 0.4 सीवी, इसमें से ये माइनस होगा, बराबर 0.287। तो यहाँ से सीवी का मान आ जाएगा 0.287 में 0.287 भागा 0.4 करेंगे तो आगे 0.7175, 0.7175, 0.72 ले लीजिए, 0.72 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये सीवी का मान आ गया। और जब सीवी आ गया तो सीपी भी आ जाएगा, आर भी आ जाएगा। आर तो दिया हुआ है तो सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीवी का मान कितना 0.72 और प्लस 0.287, इसको 3 अंक तक ले लेते हैं, 0.7175, 0.718 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 718, 0.718 ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 0.718। तो जोड़ लीजिए 8 7 15 के 5 एक हासिल, 8 1 9 1 10 के 0 एक हासिल, 7 2 9 1 10, 1.005। सीपी का मान आ गया 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, ये आ गया। सीपी और सीवी आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। du1 से 2 क्या हो जाएगा, mCV T2 माइनस T1। T2 का मान हमने नहीं लिखा, T2 93.4 डिग्री सेल्सियस है। T2 कितना है 93.4 डिग्री सेल्सियस बराबर 93 प्लस 273, 93.4 प्लस 273, 273.4 तो हो ही जाएगा, 3 3 6 के 3 3 6 हो जाएगा, और 9 7 16 के 6 एक हासिल 2 1 3, 366.4 इतना केल्विन हो जाएगा। अभी वैल्यू पुट करेंगे, T2 का मान पता है, T1 का मान पता है, M का मान पता है, M का मान 1 kg, CV का मान पता है, तो ये निकल जाएगा। अगला क्या निकलना है, DH निकालना है। 1 से 2 ये क्या हो जाएगा, mCP T2 माइनस T1 हो जाएगा। इसमें भी सबका वैल्यू पता है, CP का मान पता है, T2 का मान पता है, T1 का मान पता है, तो यहाँ से DH भी आ जाएगा। ये सब जो आंसर आएगा ये सब किलो जूल में आएगा। किस में आएगा, किलो जूल में आएगा। आपको मात्रक भी पता होना चाहिए। ये सब किस में आएगा, किलो जूल में आपका निकल करके आएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ यहीं तक आपका था। हाँ ये 7 क्वेश्चन थे, लगभग सारे फार्मूले आपके एक बार रिवाइज हो गए हैं, और आप लोग अपने बुक से भी लगा सकते हैं। सभी टाइप के लगभग क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग फॉलो करिए, अगर नहीं कुछ आता है तो हमसे जो है पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। वैसे इतना सफिशियंट आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम में इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।